आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको संविधान का पॉलिटी का फर्स्ट क्लास आज मैं लेने वाला हूँ यूट्यूब पे अपने। और इसमें मैं संविधान का भाग 1 बताने वाला हूँ। इस संविधान को आपको देखो, संविधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे भी हमें अपना कानून, अपने अधिकार जानने के लिए हमें चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। भाग फर्स्ट पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, उसके बाद से देश को चलाने के लिए जिस किताब की ज़रूरत पड़ती है उसे संविधान कहते हैं। आप ऐसे समझिए। और जैसे हर बुक के अंदर क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर वाइज, और चैप्टर 1 पेज से लेके इतने पेज तक चैप्टर होता है। वही चीज़ें हैं यहाँ पे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, जिसको आर्टिकल बोला जाता है। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। आपको पता है कि 24 जो 11वीं अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया, नगर पंचायती राज, और आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन। तो आप एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे संविधान को बनाने में संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। 11 सत्र हुए थे, आपको पता है। जो स्थायी थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद थे। संविधान को हमारे बनाने में टोटल खर्च आया था 63,96,729 रुपए। ये टोटल खर्च आए थे उस टाइम। आज के समय के ये कितने ज़्यादा होंगे आप सोच सकते हैं। तो ये खर्च हुए थे हमारे संविधान को बनाने में। संविधान निर्माता, हमारा जो संविधान है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये हाथ से लिखा हुआ है। ये जानते हैं सभी कि हमारे देश के संविधान निर्माता कहे जाते हैं बी आर अम्बेडकर, लेकिन इनको लिखा था किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा था। लेकिन इनको लिखने की उन्होंने एक शर्त रखी थी। नेहरू के सामने उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं संविधान सभा के सामने कि मैं इसको लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि मैं इसको लिखते समय हर पेज पे अपना नाम लिखूंगा। तो अभी भी जो लिखित संविधान है उन्होंने अपने हर पेज पे अपना नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आते हैं, सबसे पहले हम इसका देखते हैं संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्य का संघ है। हमारे देश को क्या बनाया गया, संघात्मक बनाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हर 10 कोस पे बोली, भाषा, लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी चीजें बदल जाती है। तो जानते थे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे, ये बात जानते थे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है कि कभी कोई देश या फिर कोई राज्य अपने आप को अलग करने की मांग करने लगे, जैसे अभी खालिस्तान की मांग हो रही है। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया, हमारे देश को फेडरल ना बना के यूनियन बनाया गया। मैंने आपको एक चैप्टर में बता चुका हूं कि फेडरल क्या होता है, यूनियन। यूनियन में क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर केंद्र के साथ हाथ में होती है। वो चाहे तो किसी भी राज्य में मार्शल लॉ लगा के वहां का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सदियों तक हमारा देश यूनिटी में रहे, इसीलिए उन्होंने क्या बनाया, यूनियन। और यूनियन का सबसे पहले यूनियन की जो वर्ड है कि उन्होंने देश को संघात्मक बनाना है, ये संविधान सभा में नेहरू जी ही लेके आए थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको देखिए, संघात्मक का मतलब मैंने अभी बताया कि सारी पावर सेंट्रल के हाथ में होगी। जैसे कि अगर किसी स्टेट में, मैंने आपको बताया संविधान संशोधन, जो संविधान में ये जो इमरजेंसी लगाई जाती है 352, 356 और 360 के तहत, तो 360 के तहत जो स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसमें उस टाइम में राज्य की पावर खत्म हो जाती है। सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, सारी पावर आ जाती है आपके सेंट्रल के हाथ में। और जैसे कि जिस आप पता है कि 7वीं अनुसूची में आपकी ये राज्य का पे कानून बनाने का है, केंद्र पे कानून बनाने का, और समवर्ती सूची यानी कि दोनों ऐसे कानून जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों बना सकते हैं। तो जब किसी कानून में टकराव होता है, सेंट्रल ने भी बना दिया, स्टेट ने भी बना दिया, मान के चलिए यूपी ने कोई कानून बनाया, इधर दिल्ली में एक सेंट्रल ने कानून बनाया, और दोनों टकराव होने लगे, तब वहां पे सेंट्रल की ही मानी जाएगी। इसलिए संघात्मक बनाया गया ताकि हमारे देश की यूनिटी बरकरार रहे। तो वो इसीलिए बोला गया कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। इंडिया शब्द एक बार इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी गई थी कि इंडिया को हटाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडिया में जब पहले से ही लिखा गया इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ, जब हम अपना राष्ट्रगान भी पढ़ते हैं तो बोलते हैं भारत भाग्य विधाता, तो फिर क्या जरूरत है फालतू की याचिकाएं डालने की। तो उन्होंने ये बात बोली थी। नेक्स्ट है आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश। देखिए, हमारा देश जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कि आइए, कोई भी आइए, आपका स्वागत है, हम आपकी कल्चर की और आपकी भावनाओं की पूरी कद्र करेंगे। इस वजह से आप जानते हैं सिक्किम एक अलग देश था, लेकिन जब सिक्किम को चीन ने परेशान करने लगा तो सिक्किम ने बोला कि मैं आपके हिंदुस्तान में मिलना चाहता हूं, लेकिन पहले सह राज्य, पहले मैं देखूंगा कि आप मुझे रखते हैं कि हमारे देश के, हमारे स्टेट के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तब 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, और भारत का सह राज्य
बना था सिक्किम, यानी कि एज ए फ्रेंड। और उसके बाद जब देखा कि नहीं हिंदुस्तान ठीक है, तब 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और 22वां राज्य बना था सिक्किम। ठीक है, तब इस तरह बना था। और उसके बाद देखिए अब कोई राज्य हमारे देश में आ गया, कोई भी, जहां तक हमारे देश की सीमा है सिर्फ वहीं तक संसद की पावर है और हमारे स्टेट की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर है। लेकिन जब कोई स्टेट हमारे देश में आ गया तब क्या हो सकता है, आर्टिकल 3 के थ्रू राज्यों का पुनर्गठन संसद कर सकती है। लेकिन अब इसके अंदर एक देखिए एक चीज रह गई, उपवृद्धि आवेशन लंबे समय तक बने रहना। यानी कि कौन से, मान के चलिए कोई ऐसा अगर स्टेट है जिसका कोई माई बाप नहीं है, उसको क्या कर सकता है हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश उसको अपने देश में मिला सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आवेशन। उपवृद्धि, अगर किसी अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी कंडीशन हो गई या फिर अगर युद्ध के समय किसी स्टेट को अगर मिला लिया जाता है तो उस पर भी पूरी तरीके से भारत का शासन होगा। लंबे समय तक बने रहना, जैसे गोवा इंडिया से सटा हुआ था, पुर्तगालियों का शासन था, लेकिन 1971 में गोवा को भी क्या किया गया, इंडिया में मिला लिया गया। मिलाने के बाद आर्टिकल 3 कहता है कि राज्यों का पुनर्गठन संसद की शक्ति, संसद जो दिल्ली में संसद है जिसमें जानते हैं लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा के प्रति दायित्व होता है राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का, लोग तो उसकी पूरी पावर है कि पूरे देश में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को कहीं से भी तोड़फोड़ कर सकती है, उनके नामों को चेंज कर सकती है, उनकी सीमाओं को चेंज कर सकती है। जैसे कि सन 2000 में क्या हुआ था, बिहार से झारखंड को अलग किया गया, फिर से आपको यूपी से अलग कर दिया गया, आपके इसको उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। ये सारी चीजें क्या कर सकती है, संसद कर सकती है, चाहे उस राज्य की मर्जी हो या ना हो। जैसे तेलंगाना को 2014 में अलग किया गया तेलंगाना को, उस वक्त तेलंगाना की गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार नहीं थी कि हम आंध्र प्रदेश की कि हमको तोड़ा जाए, लेकिन उससे बिना पूछे बस उसको एक बार कह दिया कि हम तुम्हें तोड़ेंगे, और इतना कहने के बाद संसद ने क्या किया कि तेलंगाना को एक अलग राज्य बना दिया, क्योंकि उस समय चुनाव भी था। उसके बाद ये काम किया गया, यानी कि मैंने बोला कि उस राज्य की मर्जी हो चाहे ना हो। मैंने क्या बताया, हमारा देश संघात्मक है, और संघात्मक है, सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, जो सेंट्रल में होती है, जो भी लोकसभा में होगी वो ताकतवर है पूरे देश में। तो उस राज्य की अनुमति हो चाहे ना हो, वो देश हित में क्या कर सकती है, राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, राज्य के नामों को चेंज कर सकती है, और राज्य को के नामों को चेंज करने के साथ साथ उनको अलग करके कोई दूसरा राज्य भी बना सकती है। इसी बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। आपको पता है 552 रियासतें थी जब हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन जब हमारे देश के गृह मंत्री बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष बोला जाता है, उन्होंने देश को कैसे यूनिटी में लेकर आए थे, यूनाइटेड किया था देश को। नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसको 378 में नहीं रखा, 368 में नहीं रखा गया। 368 में क्या होता है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है कि संविधान संशोधन का अगर करना पड़ेगा किसी राज्य को कोई काम करने के लिए, तो वहां पे राष्ट्रपति के साइन क्या होते हैं, मैंडेटरी हो जाते हैं, और राष्ट्रपति के साइन अगर मैंडेटरी नहीं है तो इस काम के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य होंगे, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, यानी राष्ट्रपति को बस बोला जाएगा कि हम ये काम करने जा रहे हैं, और राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते। ये इसलिए इसको 368 से बाहर रखा गया है इसलिए। और आर्टिकल 4 कहता है, मैंने अभी बताया, करेगी कब, 50% बहुमत पे, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में कितने बहुमत चाहिए, मात्र 50%। और आप जानते हो जिसकी सरकार होगी उसको तो 50% बहुमत मिल ही जाएगा। 545 का आधा कितना होगा, आप जोड़ के देख लीजिए, तो 50 मात्र साधारण बहुमत से, और राष्ट्रपति बाध्य होंगे, वो किसी भी स्टेट के साथ क्या कर सकती है, तोड़फोड़ कर सकती है। जब देखिए एक बार संविधान सभा में BR अम्बेडकर से ये बात पूछी गई कि आप तो देश का इतना लंबा संविधान क्यों बना रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही क्यों बना रहे हैं, 395 अनुच्छेद, क्योंकि अमेरिका के संविधान में भी मात्र 21 अनुच्छेद हैं। आपको पता, कनाडा के संविधान में मात्र 147 अनुच्छेद हैं, चीन के संविधान में मात्र 120 अनुच्छेद हैं। तो जब इतने कम अनुच्छेद होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के संविधान में मात्र 128 अनुच्छेद हैं, तो सभी देशों में कम है, लेकिन हमारे देश में 395 क्यों? तब ये बात BR अम्बेडकर ने बोली थी। मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत दूरदर्शी और बहुत समझदार। मैं तो ये कहता हूँ कि उस जमाने के नेता कितने लॉयल हो रहे होंगे अपने देश के प्रति, कि उन्होंने बोला कि आने वाले समय में कोई भी सरकार या कोई विधायक
आम जनता को हर संविधान के वर्ड का गलत मतलब ना बताए, इस वजह से मैं छोटी से छोटी चीज को और साफ अक्षरों में संविधान में लिख के जा रहा हूं, भले संविधान कितना भी बड़ा हो। इस वजह से 395 अनुच्छेद हो गए। संविधान को एक छोटी से छोटी चीज संविधान में लिखी गई है कि हर आम नागरिक को समझ में आए, क्योंकि वो जानते थे कि अभी हिंदुस्तान के लोग, हमारे देश के लोग कानून के बारे में इतना नहीं जानते हैं। देखिए, संविधान निर्माताओं बहुत दूरदर्शी थे, वो उस टाइम के ईमानदार नेता थे, आज की तरह नहीं थे। वो इतने दूरदर्शी थे कि वो ये बात हमेशा संविधान सभा में ये बात रखी भी थी उन्होंने कि हम संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहते कि ये समय के साथ बदल ना सके और हमारे देश का विकास रुक जाए, और इतना लचीला भी नहीं बनाना चाहते कि कोई संविधान का मिसयूज कर सके। संविधान निर्माताओं की ये सोच थी, और उस समय ये कहा भी गया था कि आने वाले समय में हमारा भारत का संविधान एक नजीर साबित होगा। तो मैं सभी देशवासियों की ये बात कहना चाहता हूं कि आप संविधान जरूर पढ़ें। संविधान सिर्फ क्लास की या फिर आपको एग्जाम देने के पर्पज से भी नहीं, अपना हक, अपना कानून, अपने अधिकार, अपने राइट्स जानने के लिए भी आपको कानून पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। मैं कहता हूं कि अगर आप एक हाथ में कुरान रखते हैं तो एक हाथ में आपको संविधान भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में नबी की सुन्नत और श्री कृष्ण के उपदेश दोनों हैं, दोनों ये हमारे संविधान में, इसलिए आपको ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसका अब ये जो मैंने अब सीरीज शुरू की है, ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।